विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति शांति शांति। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड की इस बैठक में आप सबका भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय के साथ भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसके संदर्भ में आज हम सबके मध्य संवाद करने के लिए, उसके विषयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के उनको आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व मैं एक बार आपको सूचना देना चाहता हूं कि जो भी हमने आपको फीडबैक फॉर्म दिया है, आपको लेटर पैड दिया है, पेन दिया है, आप के मन में कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप उस पर लिखकर और कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात बाहर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो काउंटर पे बैठे हैं, आप उनको उसे उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि हम बाद में आपसे संवाद कर सकेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो मैं बिना किसी विलंब के साथ बड़े ही आदर के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं सर्वप्रथम भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति को प्रणाम करता हूँ। भारत की विशाल विराट गुरुकुली परंपरा को नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के आशीष से अभिषंचित इस दिव्य भूमि को प्रणाम करता हूँ और माँ शारदा के इस पवित्र मंदिर जिसके परिसर में हम बैठे हुए हैं उसको भी हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी शिक्षाविद जो माँ शारदा के साधक हैं, जिन्होंने अपनी समय ऊर्जा में से इस कार्य के निमित्त कुछ हमसे वार्ता करने, संवाद करने का कष्ट किया है, ऐसी सभी यहाँ उपस्थित दिव्य विभूतियों को भी हृदय के अभ्यंतर से अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। सीधे विषय की बात करते हैं। जब के जिलाधिकारी महोदय थोड़ी देर से आएंगे, क्योंकि 7 बजे उनकी मुख्यमंत्री जी के साथ कोई बैठक है पूरे प्रदेश की, तो उसकी तैयारी करके वो आधे घंटे 40 मिनट में आएंगे वो भी। तब तक मैं सीधे आपसे भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो विषय है उस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहले मैं उसकी वैधानिकता पर और उसके गठन के पीछे के उद्देश्य के विषय में संवाद करूँगा। एक पंक्ति में अगर मैं कहूँ तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित पतंजलि योगपीठ द्वारा स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में संचालित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। ये कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है। यह भारत सरकार ने एक विशिष्ट मॉडल बायलॉज के तहत इसका गठन किया और गठन करने के बाद इसको एक स्पॉन्सरिंग बॉडी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया, नीतिगत निर्णय लिया। एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करके विभिन्न संस्थाओं से भारत सरकार ने ऑफर मांगा कि कौन सी ऐसी संस्था है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उस उद्देश्य के अनुरूप बोर्ड के संचालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है, अकादमिक रूप से और वित्तीय रूप से भी, बिना किसी वित्तीय स्वार्थ के, जो अपनी धनराशि को शिक्षा में एक सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में व्यय करने को तैयार हो।
कुछ संस्थाओं ने उसमें ऑफर दिए, उसका तकनीकी मूल्यांकन किया गया कि चूंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा के समस्त सामर्थ्य के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का यथोचित तथ्यपरक, साक्ष्यपरक, समावेशन, समायोजन और समन्वय किया जाए। Embedding of Indian knowledge system with modern education, inclusion of Indian knowledge system with modern education, and blending of Indian knowledge system with modern education. ये उसके पीछे मैंडेट है भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य के पीछे। तो इस आधार पर तकनीकी मूल्यांकन किया गया कि इसमें से कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके अनुरूप संचालन का तकनीकी सामर्थ्य रखती हैं। तकनीकी का मतलब स्वाभाविक रूप से शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना है, तो उसको अकादमिक रूप से और भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में प्रामाणिक बोध होना चाहिए उस संस्था को। चूंकि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी विगत 15 वर्षों से समय समय पर भारत सरकार और अनेक मंचों से ये प्रश्न उठाते रहे कि भारत की शिक्षा में भारत बोध का अभाव है, भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का अभाव है। इसलिए भारत में शिक्षा आधुनिक समस्त सामर्थ्य के साथ साथ भारत दिखना चाहिए, उसके समूची शैक्षणिक व्यवस्था के सभी आयाम में। इन ऑल डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल इकोसिस्टम, the soul of the education system must be embedded, flavored with the soul of भारत। उसमें भारत की आत्मा दिखनी चाहिए। चूंकि जितनी संस्थाओं ने प्रस्ताव दिया था उसमें पतंजलि योगपीठ का भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में वैज्ञानिक मानकों पर ज्ञान परंपरा को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रयास किए जा चुके हैं। जैसा आप जानते हैं योग के संदर्भ में, स्वदेशी के संदर्भ में, और सबसे प्रामाणिक जो कार्य किया जा रहा था 2016 से, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, कि आयुर्वेदिक पद्धति का चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में जो चिकित्सीय पद्धति है उसका वर्तमान वैज्ञानिक मानकों के आधार पर प्रमाणीकरण करना, वैलिडेशन ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता on the basis of the present parameters of new medical science, modern medical science। ये करने का काम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जिसमें 1000 पेपर्स दुनिया के तमाम जर्नल्स में छप चुके हैं। उस आधार पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया अन्य संस्थाओं की अपेक्षा कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत की ज्ञान परंपरा को सही संदर्भ में स्थापित करने में बाकी संस्थाओं की अपेक्षा पतंजलि योगपीठ समर्थ है, और साथ ही वित्तीय रूप से भी जो प्रस्ताव था पतंजलि योगपीठ का अन्य संस्थाओं से अधिक था कि हम इसको निस्वार्थ, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के, हम शिक्षा व्यवस्था पर भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भारत की ज्ञान परंपरा का समन्वय हो, इस पर व्यय करने को तैयार है। इस प्रस्ताव को देखते हुए भारत सरकार ने पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी चयनित किया। जो मॉडल बायलॉज बनाया गया, उस मॉडल बायलॉज में एक प्रावधान किया गया कि कौन कौन लोग उसमें सदस्य होंगे। तो लगभग आधे सदस्य भारत सरकार से हैं
आधे सदस्य स्पॉन्सरिंग बॉडी के होंगे, ये प्रावधान किया गया। और ये मॉडल बायलॉज भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता की समिति में निर्धारित किया था, जिसमें केंद्रीय विधि मंत्री भी सदस्य थे और अनेक शिक्षाविद, चेयरमैन सीबीएसई, डायरेक्टर एनसीईआरटी, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के सभी सेक्रेटरीज भी उसमें सदस्य थे, यूजीसी के चेयरमैन उसके सदस्य थे, जिसमें निर्णय हुआ कि इस तरह का एक बोर्ड गठित किया जाए, स्पॉन्सरिंग बॉडी के माध्यम से चलाया जाए, और उसमें जो कार्यकारी बोर्ड होगा, परिषद होगा, उसका प्रारूप इस प्रकार का होगा कि आधे सदस्य लगभग भारत सरकार द्वारा नामित होंगे और आधे सदस्य स्पॉन्सरिंग बॉडी के होंगे। आपको इसकी प्रामाणिकता के विषय में और अच्छी अनुभूति होगी ये जानकर कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के सदस्य जो भारत सरकार द्वारा नामित हैं, उसमें चेयरमैन सीबीएसई सदस्य हैं, उसमें डायरेक्टर एनसीईआरटी सदस्य हैं, उसमें भारत सरकार के 7 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति सदस्य हैं, उसमें संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के वाइस चेयरमैन भी सदस्य हैं भारत सरकार द्वारा ही नामित, और स्पॉन्सरिंग बॉडी भी जो सदस्य नामित करेगी उसमें भी उन्होंने मानक निर्धारित किए थे। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सरिंग बॉडी किसी को भी तय कर ले, उसमें उन्होंने स्पॉन्सरिंग बॉडी के लिए भी तय किया कि ऐसे सदस्यों को ही रखेंगे आप जिनका शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में या शिक्षा के समावेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के प्रशासनिक रूप से संचरण और संचालन के क्षेत्र में अनुभव हो, उसके अतिरिक्त आप किसी को नहीं रखेंगे। संत परंपरा के भी लोगों को सदस्य उन्हीं को रखेंगे जो भारतीय ज्ञान परंपरा का वैचारिकी के स्तर पर आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए विविध दार्शनिक पक्षों के प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि हम किसी संत को भी रखते हैं तो संत भी ऐसा होना चाहिए कि जो वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में सक्रिय रूप से क्रियाशील हो, अपरोक्ष नहीं, वो सक्रिय रूप से क्रियाशील। उसमें उन्होंने ये भी प्रावधान रखा था कि आप किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी रख सकते हैं, लेकिन उस अधिकारी के पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में एक प्रामाणिक बोध होना अवश्य हो। फिर सारे बोर्ड ने, सदस्यों ने एक चेयरमैन एक अपने संचालन के लिए तय करना था, तो संयोग से बोर्ड ने मुझे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नामित किया कि इसको गति बढ़ाया जाए। यह है इसका एक कानूनी पक्ष। आप विद्यालय के संचालक गण हैं, आपके मन में जरूर किसी बोर्ड के बारे में इस वैधानिकता के अलावा कि भारत सरकार ने अगर बना भी दिया तो 2-3 प्रश्न वैधानिकता के विषय में खड़े होते हैं आपके मस्तिष्क में, होना भी चाहिए कि क्या ये बोर्ड दूसरे अन्य बोर्ड के समकक्ष अधिसूचित है कि नहीं। Whether this board is equivalent to the other state boards, national boards, whether the certification by this board will be eligible for employment in state government, private enterprises and central government, whether the certificate of this board is valid for any intermigration or intra-migration of students in different provinces, whether the certification of this board will be eligible for entry in higher educational institution in India and abroad, whether the certification will be valid for any competitive examinations like JEE, NEET, UPSC and other examinations. इन सारी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी के लिए,
उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा हेतु जाने के लिए क्या प्रमाण पत्र भारतीय शिक्षा बोर्ड का वैधानिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल अभिभावकों के मन में और छात्रों के मन में भी आएगा। अगर उनके मन में आए भी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान परंपरा भारत की होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे किसी विद्यालय में भेजने से पहले ये ज़रूर जानना चाहेगा कि उसके भविष्य पर प्रमाण पत्र से पूर्णतः अनुकूलता है कि नहीं है। तो उसके बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे बताऊंगा। अभी तक ये जो समकक्षता का विषय है, ये देने के लिए एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, कोप्से। कितने लोगों ने सुना है नाम कोप्से का? नहीं सुना। कोप्से एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल पर जो डिफरेंट बोर्ड्स के बीच में इक्विवेलेंस ड्रॉ करता है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, भारत सरकार द्वारा कोप्से को इस कार्य हेतु कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। लेकिन अनौपचारिक रूप से कोप्से ही निर्णय करता रहा कि कौन बोर्ड किसके समकक्ष होगा। तो गठन के बाद मेरे पास भी एक विकल्प था कि कोप्से से करा लूं, लेकिन जब मैंने कोप्से की पूरी प्रोफाइल देखी तो लगा कि इसको तो भारत सरकार से कोई प्रामाणिक अधिकृत किया ही नहीं गया है। तो हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिल करके बताया कि आपने जो ये कोप्से से लेने की बात की है, कोप्से क्या भारत सरकार द्वारा अधिकृत है? तो उन्होंने भी जब पता किया मेरे सामने ही अपने सेक्रेटरीज को बुला के, तो पता चला अधिकृत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या कोई संस्था ऐसी है जो अधिकृत करती है? तो बोले ऐसी कोई संस्था नहीं, दैट इज नो ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रांटिंग इक्विवेलेंस। तो हमने उनसे कहा, माननीय मंत्री जी से, कि आप कम से कम एक संस्था को नामित तो करो कि देश की शिक्षा में विभिन्न राज्य बोर्ड और नेशनल बोर्ड, विभिन्न राज्य बोर्डों के मध्य अगर शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक मानक में, करिकुलम में, सिलेबस में एक रूपता ही नहीं होगी और उसके लिए कोई भारत सरकार द्वारा नामित संस्था नहीं होगी, उसके लिए कोई मानक नहीं होगा, किस आधार पर भी इक्विवेलेंस ड्रॉ करेगी, देगी, ग्रांट करेगी, तो ये तो हमेशा ही भ्रम पैदा होता रहे। तो उन्होंने पहली बार 15 नवंबर 2021 को भारत सरकार से नोटिफिकेशन किया कि भविष्य में अब समकक्षता का निर्णय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को अधिकृत किया जाता है और वह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी के आधार पर ही तय करेगी कि कौन बोर्ड समकक्ष है कि नहीं है सारे बोर्ड के। और उस एसओपी में उन्होंने निर्धारित किया कि प्रत्येक बोर्ड उसी को समकक्ष घोषित किया जाए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को मानता हो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप को मानता हो। उसी बोर्ड को इक्विवेलेंस दिया जाए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी एजुकेशन पॉलिसी उस समय लागू हो, उसके संरेखित हो, कंप्लीट कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दैट शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डेविएशन, किसी तरह का विपथन ना हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तीसरा उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन करे। और चौथा उन्होंने कहा कि एनसीटी का पालन करेगा टीचर्स के मामले, कि जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा, टीचर्स की जो एबिलिटीज होंगी, टीचर्स का जो कांस्टेंट ग्रोथ होगा, प्रमोशन होगा, वो एनसीटी के लिए जो मानक निर्धारित है उनके अनुरूप होगा। और पांचवा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मानने वाला होगा बोर्ड। मतलब कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, संविधान के जो प्राकथन में निर्धारित जो मूलभूत तात्विक दृष्टि है, उस दृष्टि से भिन्न किसी भी क्रियाकलाप को बोर्ड नहीं करेगा।
जो बोर्ड इन 5 बातों को माने और उसके करिकुलम सिलेबस में ये ध्वनित हो, उसके परीक्षण के बाद ही एक उच्च स्तरीय समिति देखने के बाद ही उसको दूसरे बोर्ड के समकक्ष, सारे बोर्ड के समकक्ष घोषित करेगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अपने करिकुलम सिलेबस के साथ समिति के समक्ष रखा और व्यापक परीक्षण के बाद, लगभग 6 महीने के परीक्षण के बाद, उन्होंने 3 अगस्त 2022 को पहला बोर्ड है जिसको एकमुश्त देश के सभी राज्य बोर्ड और नेशनल बोर्ड के समकक्ष घोषित कर दिया गया इन वन नोटिफिकेशन। इट इज इक्विवेलेंट विद ऑल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स एंड नेशनल बोर्ड। तो जब हम समकक्ष हो गए तो स्वाभाविक है कि अभी तक जितनी हम विषय रख रहे थे, रोजगार का, उच्च शिक्षा में प्रवेश का, दूसरे बोर्ड के विद्यालयों में भारतीय शिक्षा बोर्ड के बच्चों के वहाँ प्रवेश का, वहाँ के बच्चों को यहाँ प्रवेश का, मतलब इंटर बोर्ड माइग्रेशन और इंटर बोर्ड माइग्रेशन, दोनों ही संदर्भों में और सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बोर्ड का प्रमाण पत्र उतना ही सक्षम हो गया जितना सीबीएसई का बोर्ड सक्षम है। और ये हमारे ऑर्डर में भी लिखा है, इट विल बी a national education board set up by government of India equivalent to CBSE, with the only difference of the more emphasis in Bharatiya Shiksha Board will be blending of Indian knowledge system with modern education. एक अतिरिक्त होगा, मतलब सीबीएसई प्लस भारतीय ज्ञान परंपरा इज इक्वल टू भारतीय शिक्षा बोर्ड, अगर हम गणितीय भाषा में प्रयोग करें तो ये इसका एक वैधानिक पक्ष था जिसके विषय में आपके मन में प्रश्न आते, बाद में प्रश्न आते, इसलिए हमने कहा इसका शमन करना, इस पर दिशा दे देना पहले ही आवश्यक है। अब yes, in fact it is equivalent to all national board, all state education board. आपने एक सवाल उठा दिया आईसीएससी का, प्रेजेंटली उनका नाम है सीआईएससी। मतलब आईसीएससी तो एक मिसनॉमर है, चला रहा है, नाउ दे सीआईएससी। अगर सीआईएससी को देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, भारत सरकार का वेबसाइट देखिएगा, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी वेबसाइट पर जब आप ब्राउज करेंगे तो देखेंगे तो उसमें सीबीएसई भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में लिखा होगा, नेशनल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के लिए, एनआईएस के लिए भी। लेकिन सीआईएससी के लिए लिखा हुआ है कि नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड प्राइवेट बोर्ड, दैट इज नॉट मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स ए सिंपली प्राइवेट बोर्ड। और इसकी एक हिस्ट्री है, चूंकि आपने प्रश्न पूछ लिया, वरना मैं इन विषयों पर नहीं बोलता। सीआईएससी इज नेवर मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to function as National School Education Board. ग्रेजुअली इतिहास की जैसे चलता है धारा में, वो धीरे धीरे पहले यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी जो थी, उसने चूंकि सीआईएससी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बोर्ड के रूप में प्री इंडिपेंडेंस चल रही थी, तो उसको उन्होंने अपने यहाँ लागू कर दिया। कोई बोर्ड बना नहीं था यूटी का। जैसे केंद्रीय विद्यालयों के लिए भारत सरकार का भी चूंकि अपना कोई बोर्ड नहीं था, तो उन्होंने सीबीएसई से जोड़ दिया। सीबीएसई भी प्रारंभ, इसका जो जन्म हुआ है वो मात्र प्राइवेट सोसाइटी के गर्भ से हुआ है। द बर्थ ऑफ सीबीएसई इज नॉट थ्रू एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ये अजमेर में पैदा हुआ एक प्राइवेट सोसाइटी का बोर्ड,
1921 में, जो 1928 में 2 भागों में विभक्त होता है। एक संयुक्त प्रांत माध्यमिक बोर्ड होता है, जो बाद में हमारा उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसका सहयात्री है, और एक दूसरा बोर्ड सीबीएसई उदय हो जाती है, जो अजमेर में ही रह जाती है। इनको भी कभी भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ था प्रारंभ में। 60s में जब केंद्रीय विद्यालयों को तत्कालीन भारत सरकार ने सीबीएसई से अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया, 80s में नवोदय विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो आप देखेंगे, अगर सीबीएसई की हिस्ट्री देखें, ये जो मैं कह रहा हूं इसकी प्रामाणिकता भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि 94-95 तक सीबीएसई के संचालन में भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मात्र भारत सरकार के कुछ एक सदस्य होते थे नॉमिनेटेड उनकी बोर्ड में, इसलिए कि चूंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का संचालन सीबीएसई से होता था, इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि इनकी संरचना के नीतिगत निर्णय में मेरी भूमिका होनी चाहिए सरकार की भी। 94-5 के बाद पहली बार सीबीएसई के बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के सेक्रेटरी 2 पदों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अफसरों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को डिपुटेशन पर भेजने लगी। अभी भी सीबीएसई और भारतीय शिक्षा बोर्ड में एक जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है कि सीबीएसई पैदा हुई प्राइवेट सोसाइटी के गर्भ से और भारत सरकार ने उसको अपना बच्चा बना लिया, गोद ले लिया। और भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार ने बनाया, मतलब इसका जन्म भारत सरकार से हो रहा है, और पालने के लिए दे दिया मां यशोदा को, स्वामी रामदेव को, कि अब इस बच्चे को आप पालो, क्योंकि आपने योग पर, आयुर्वेद पर आपने बहुत ही प्रामाणिक कार्य किए हैं। और आप बार बार सवाल उठाते हैं महर्षि दयानंद को लेकर कि भारत में शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा से भिन्न नहीं होनी चाहिए, तो आप अपनी धनराशि व्यय करिए, आप एकेडमिक रूप से इसको चलाइए, हमारे एनसीएफ के अनुसार चलाइए, हमारे आरटीई के अनुसार चलाइए, हमारे एनईपी के अनुसार चलाइए आप, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की परिधि के अंदर चलाइए और भारत की ज्ञान परंपरा को सही रूप से व्याख्यायित और परिभाषित करते हुए चलाइए।